हेलो हाय वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम आपका वर्क एनर्जी एंड पावर फुल्ली अच्छे से प्रॉपर विद नोट्स विद पीवाईक्यू अच्छे से प्रॉपर कंप्लीट करेंगे। एंड आई नो कि इसके बाद आपको इस चैप्टर से रिलेटेड एटलीस्ट कोई थ्योरी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, मैंने इतने अच्छे से प्रिपेयर किया है। आप एक बार इसको वन शॉट देख कर देखो। और मैंने ये अप्रॉक्स सारा नोट्स सारा थ्योरी जो है आई होप आपका एटलीस्ट 1 आवर में मैं कंप्लीट करा दूँगी। ठीक है, मिनिमम मैं मतलब मिनिमम नहीं, मैक्सिमम समझो 1 घंटा के अंदर मैं कंप्लीट करा दूँगी। और मैंने उससे रेलिवेंट हर टॉपिक से रिलेटेड मैंने पीवाईक्यू भी लिया है। तो और ये आपका वर्क एनर्जी पावर जो है कौन कौन से, ये मोस्टली आपका पीजीटी लेवल पे जो भी एग्ज़ाम है ईएमआरएस, केवीएस, एनवीएस, आपका DSSS भी पीजीटी, यूकेपीएससी लेक्चरर और आपका केवीएस एनवीएस का और ईएमआरएस का लगभग सेम ही है सिलेबस पीजीटी का फिजिक्स का, तो ये उसके लिए है। ठीक है, तो लेट्स गो। बाकी चीज़ें जहाँ जो भी क्वेश्चन मैंने लिया है वो मैंने उसका एग्ज़ाम किस किस एग्ज़ाम में आया है वो मैंने वहीं मेंशन कर दिया, तो आप वहीं देख सकते हो। मैं उसको बार बार बताऊंगी नहीं। ठीक है, सो लेट्स गो। वर्क से स्टार्ट करते हैं। वर्क क्या होता है आपका, किसी भी ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस करने में जो भी एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ता है वो आपका एज अ एनर्जी सेव या कंजर्व हो जाती है बॉडी में, जिसे क्या बोलते हैं वर्क होता है। या जो उसको डिस्प्लेस करने में जो एक्सटर्नल एनर्जी लगती है उसी को क्या कहते हैं, वर्क कहते हैं। ठीक है, वर्क क्या होता है आपका, वर्क की जो वर्क एक कैसी क्वांटिटी है, वर्क आपका एक तरीके का स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, ठीक है, और इसकी यूनिट जूल या फिर सीजीएस यूनिट अर्ग होती है। ठीक है, डायमेंशन इसका ml2T-2 होता है, जो कि सेम होता है चाहे आप पोटेंशियल एनर्जी ले लो, काइनेटिक एनर्जी ले लो, मैकेनिकल एनर्जी ले लो, ग्रेविटेशनल एनर्जी, कोई भी एनर्जी हो दुनिया की, डायमेंशन विल बी ऑलवेज व्हाट, ml2T-2 एंड एनर्जी एंड यूनिट विल बी जूल। ठीक है, तो ये इतना आपको पता होगा आई नो, बट मैं अपनी तरफ से थोड़ा ऐड ऑन कर रही हूँ सो दैट ये आपका एक तरीके से रिपीट हो जाए। सिमिलरली अब हम वर्क के अलग अलग केसेस करेंगे। ठीक है, यानी एक वर्क आपका कांस्टेंट फोर्स की वजह से, वेरिएबल फोर्स की वजह से, आपका ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, स्प्रिंग फोर्स की वजह से, जो भी पॉसिबल एग्जाम में आएगा, ग्राफ वाले क्वेश्चन में कैसे निकालेंगे वर्क, सारे क्वेश्चन मैंने क्या किया है एक ही जगह प्रॉपर ब्रीफ में इंक्लूड कर लिया है, सो दैट मैं आपको एक एक करके एक्सप्लेन कर दूँगी और आप समझ जाओगे कि किसी भी तरीके का क्वेश्चन आए आप एग्जाम में उसे चुटकियों में कर लोगे, बस आपको पता होना चाहिए कैसे करना है। सो लेट्स गो विद द फर्स्ट टॉपिक विच इज़ आपका ड्यू टू अ कांस्टेंट फोर्स। तो अगर आपका एक फोर्स है जो थीटा एंगल पे अगर लग रहा है किसी ऑब्जेक्ट पे, तो हम वर्क को कैसे लिख सकते हैं, एफ डब्ल्यू इज इक्वल्स टू F.ds। ठीक है, जहाँ अगर एफ आपका कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, और F.ds था। ठीक है, एफ और डिस्प्लेसमेंट के बीच में कितना एंगल बन रहा है, थीटा, तो F.ds को खोलेंगे तो कितना आएगा, F.ds cos थीटा। एफ इज कांस्टेंट तो उसे बाहर ले लिया, ds का s हो जाएगा cos थीटा। ये आपका क्या बन गया, एक प्रॉपर पूरा एक फॉर्मूला, W इज इक्वल्स टू F cos थीटा। अगर हमारा थीटा 0 है तो cos 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो F आएगा वर्क डन विच इज़ मैक्सिमम। ठीक है, अगर थीटा 90 डिग्री है तो cos 90 कितनी होती है, 0, तो W कितना हो जाएगा आपका 0। अगर थीटा आपका 180 है तो cos 180 कितना होता है, माइनस होता है हमारा, इसलिए W क्या हो जाएगा, W की मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी, माइनस के FS के इक्वल आएगी। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ आ रहा हो। एंड अगर आपको कोई भी कुछ भी डाउट हो रहा है तो आप कमेंट कर सकते हो, आई विल एक्सप्लेन यू। ठीक है, वर्क डन बाय द वेरिएबल फोर्स। अभी हमने कांस्टेंट फोर्स लिया है, अब क्या ले रहे हैं, वेरिएबल फोर्स ले रहे हैं। वेरिएबल फोर्स में लेट्स सी इन अ फर्स्ट केस, वेरिएबल फोर्स तो ये है जो एक्स और वाई और जेड डायरेक्शन तीनों में लग रहा है। ठीक है, ये है, पर लेट फर्स्ट केस हम ले रहे हैं कि मान लिया सिर्फ 1D में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है विच इज़ इन dx इन आई या फिर x डायरेक्शन। ठीक है, तो यहाँ होता क्या है, I.I 1 होता है, I.J 0 और I.K भी क्या होता है, 0 होता है, इसलिए सिर्फ I वाला टर्म आएगा, तो Fx dx हो जाएगा, W इज इक्वल्स टू Fx dx। ठीक है, आगे यस ये मैंने क्या किया, 1D में किया। अब हम क्या करेंगे, 3D में जनरलाइज केस बनाएंगे। जनरलाइज क्या हो जाएगा आपका, लेट्स डिस्प्लेसमेंट एक्स वाई जेड डायरेक्शन में है और फोर्स भी आई जे के यानी एफ एक्स एफ वाई एफ जेड तीनों डायरेक्शन में है, तो यहाँ डब्ल्यू क्या हो जाएगा, एफ डॉट डी एस, आई का आई के साथ, जे का जे के साथ, के का के साथ, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा डब्ल्यू का, एफ एक्स टी एक्स प्लस एफ वाई डी वाई प्लस एफ जेड डी जेड। ठीक है, मैंने यहाँ डी वाई की
जगह मैंने क्या लिख दिया dx, तो आप उसे करेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारा इस पे बेस्ड क्वेश्चन। 2 टॉपिक करा दिया मैंने, ड्यू टू अ कांस्टेंट फोर्स, ड्यू टू अ वेरिएबल फोर्स, तो उस पे बेस्ड एक क्वेश्चन करेंगे, फिर उसके बाद अगला टॉपिक करेंगे कि वर्क ड्यू टू अ ग्राफ, ठीक है। तो इसमें क्या है आपका पहला वाला चीज़ कि एक आपका फोर्स गिवन है, जस्ट अ सेकेंड, हाँ, फोर्स हमारा गिवन है, ये है डिस्प्लेस अ बॉडी फ्रॉम दिस पोजीशन, अच्छा ओरिजिन से इस पोजीशन पे जा रहा है, इट मीन्स व्हाट 0 0 से 4,6 पे जा रहा है, तो 2 डायमेंशनल मोशन हो रहा है, वर्क डन निकालने को बोला है, तो यहाँ ऊपर से ले लेंगे, वर्क डन क्या हो जाएगा 2 डायमेंशनल है तो क्या हो जाएगा fx dx प्लस fy dy, ठीक है। तो fx की वैल्यू रखेंगे, dx के साथ उसको इंटीग्रेट कर देंगे, fy की वैल्यू रखेंगे, dy के साथ इंटीग्रेट कर देंगे, लिमिट लगा देंगे हम इनकी, तो हमारी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आ रहा है कैसे करना होता है ये इस तरीके के क्वेश्चन को। अगला टॉपिक है हमारा ड्यू टू अ ग्राफ। अगर एक एक्सटर्नल एक आपको एक ग्राफ गिवन है, ठीक है, जहाँ ये जो ग्राफ है ये मैंने रिप्रेजेंट करना भूल गई हूँ, ये f और x के बीच का ग्राफ है, ठीक है। तो वर्क डन इस केस में क्या होता है आपका एरिया अंडर द कर्व, अगर वो ऊपर एक्स एक्सिस के ऊपर है तो पॉजिटिव होता है, एक्स एक्सिस के नीचे है तो वो क्या होता है हमारा नेगेटिव होता है, ठीक है। तो हमें फाइंड वर्क डन बाय द फोर्स बिटवीन, एक हम इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन था हमारा, ठीक है। देखो ये x बराबर 0 से लेके x इज इक्वल टू 8 तक के बीच में हमें क्या करना है वर्क डन निकालना है, तो वर्क डन 2 होगा, एक मैंने मान लिया ये ऊपर वाला a है, एक नीचे वाला क्या है b है, ठीक है। तो ऊपर वाला a है तो पॉजिटिव, नीचे वाला b है तो वो माइनस का नेगेटिव, तो टोटल वर्क डन क्या हो जाएगा WA माइनस WB, ठीक है। यस, WA क्या होगा उस ट्रायंगल का एरिया, किसका एरिया ऊपर वाले का एरिया, ठीक है, ये ऊपर वाले का एरिया, ऊपर वाले का एरिया क्या हो जाएगा 1/2 बेस इंटू परपेंडिकुलर हाइट, 1/2 बेस कितना है 5 है और हाइट कितनी है 30, सॉल्व करेंगे हमारा कितना आंसर आ जाएगा हमारा 75 जूल। नीचे वाला क्या है एक ट्रेपेजियम बन रहा है, ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता है 1/2 सम ऑफ द पैरेलल साइड मीन्स 3+1 इंटू परपेंडिकुलर हाइट, परपेंडिकुलर हाइट कितना है 10, ठीक है, तो वो रखेंगे तो ये कितना आ जाएगा माइनस का 20 जूल, तो टोटल वर्क डन क्या हो जाएगा 75 माइनस 20 विच इज़ व्हाट 55 जूल। सो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आ चुका होगा कि ग्राफ वाले क्वेश्चंस को कैसे देखते हैं, ठीक है। अगर नहीं आया हो समझ तो आप एक बार रिपीट कर सकते हैं वीडियो को, बाकी हम आगे बढ़ते हैं। यस, हमने वर्क डन आपका 3 पढ़ लिया था, एक ड्यू टू कांस्टेंट फोर्स और एक आपका वेरिएबल फोर्स की वजह से और एक ग्राफिकल गिवन डाटा की वजह से हमने वर्क डन निकालना सीख लिया था। अब 3 और बचते हैं, एक वर्क डन आपका ग्रेविटी की वजह से, एक वर्क डन आपका स्प्रिंग की वजह से और एक वर्क डन और है हमारा, वो कौन सा है, यस ड्यू टू नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। इसके बाद वर्क डन से रिलेटेड जो भी पॉसिबल क्वेश्चन बन सकता है वो मैंने करा दूँगी। इसके बाद आपको कुछ देखने की ज़रूरत नहीं होगी, अगर आप थ्योरी रिवाइज कर लेते हो तो वर्क डन पे बेस कोई ऐसा भी क्वेश्चन है आप कंप्लीट कर लोगे, ठीक है। तो ग्रेविटी की वजह से क्या होता है, लेट हमारा क्या है कि कोई भी एक ऑब्जेक्ट है जो h हाइट पे रखा हुआ है, तो अगर उसको वहाँ से हम ड्रॉप करेंगे तो वर्क डन क्या होता है हमारा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेस ये कितना हो रहा है h हाइट डिस्प्लेस हो रहा है तो h आ जाएगा, और फोर्स इस पर कितना लग रहा है नीचे की ओर mg लग रहा था, mg इंटू एस, तो फॉर्मूला जो आता है वो क्या होता है mgh। लेकिन ये वैल्यू कभी प्लस होती है कभी माइनस होती है, वो क्यों होती है, क्योंकि अगर इन केस मान लो ऐसा हो कि अगर हमारा रेफरेंस पॉइंट ये हो, जस्ट अ सेकेंड ना, एक सेकेंड, यस मान लो रेफरेंस पॉइंट हमारा ये होता ना, ये ना होके ये होता, तो होता क्या हम रेफरेंस पॉइंट से नीचे आते, तो उस केस में क्या होता है हमारी वर्क डन एनर्जी क्या आती है नेगेटिव आती है, लेकिन यहाँ नीचे है तो इस केस में ऊपर जा रहा है तो ऊपर के केस में क्या आता है प्लस आता है। तो ये आपको ध्यान देना होगा, जैसा भी आप रेफरेंस पॉइंट लेते हो उसके रिस्पेक्ट में हमारी वर्क डन एनर्जी जो आती है या तो पॉजिटिव आती है या फिर नेगेटिव आती है, ठीक है। इसी का सेकंड केस है कि अगर इस तरीके का इस तरीके का एक ऑब्जेक्ट हो और उसके ऊपर अगर एम मास अगर स्लाइड कर रहा हो, तो इस केस में हमारा वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, तो इस केस में वर्क डन का फॉर्मूला जो आता है वो कितना आता है mgl साइन थीटा। ये आप इसके कंपोनेंट बना के कर सकते हो, इधर आप डायरेक्टली याद रख लो कि इस तरीके के केस में w इज इक्वल टू कितना आता है mgl साइन थीटा। वो कैसे, क्योंकि ये जो परपेंडिकुलर हाइट, ये जो आपका परपेंडिकुलर ये डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो l के इक्वल आ जाता है, ठीक है, लेकिन जो इस पर परपेंडिकुलर फोर्स लग रहा होता है वो कितना होता है mgl साइन थीटा, ठीक है। तो वो मल्टीप्लाई करके वहाँ से
ये फॉर्मूला आ जाता है, ठीक है। अब इसमें वर्क डन बाय स्प्रिंग कितना होगा हमारा, वर्क डन बाय स्प्रिंग कर लेते हैं। वर्क डन बाय स्प्रिंग में क्या है कि अगर मान लो एक पर्टिकुलर कोई एक ये स्प्रिंग है और उसको मैंने क्या किया, एक्स डिस्प्लेस कर दिया, मतलब एक्स से या तो कंप्रेस कर दो या फिर उसे एक्सटेंड कर दो, एक्सटेंशन लाने पे, तो उस डिस्प्लेसमेंट एक्स की वजह से जो स्प्रिंग में एनर्जी कंजर्व हो जाती है, या इसको उतना डिस्प्लेस करने के लिए जितना हमें वर्क करना पड़ता है वो किसके बराबर आता है, डब्ल्यू इज इक्वल्स टू प्लस माइनस के बाई टू एक्स स्क्वायर है, जहाँ एक्स क्या होता है हमारा डिस्प्लेसमेंट होता है ड्यू टू एक्सटेंशन और कंप्रेशन, ठीक है। प्लस और माइनस क्या रिप्रेजेंट करते हैं, वही कि आपने एक्सटेंड किया है या कंप्रेस किया है, ठीक है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड। आगे है आपका वर्क डन बाय द नॉर्मल फोर्स, ठीक है। इसके 3 केसेस बनते हैं। पहला, अगर किसी स्टेशनरी ग्राउंड पे रखा हुआ है और उस पर एक नॉर्मल फोर्स लग रहा है, यहाँ डब्ल्यू क्या हो जाएगा, एफ डॉट डी एस, डी एस है ही नहीं हमारा, तो फोर्स कितना हो जाएगा हमारा 0, सॉरी वर्क डन कितना हो जाएगा 0, ठीक है। सिमिलरली एक मान लो लिफ्ट है, लिफ्ट जो कि ऊपर की तरफ जा रही है, इस पर एक नॉर्मल फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है, तो ऊपर की तरफ ही हमारा डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है, ऊपर की तरफ ही नॉर्मल फोर्स भी लग रहा है, इसलिए डब्ल्यू क्या होगा, पॉजिटिव आएगा, यानी ग्रेटर देन 0 आएगा। बट इन रिवर्स डायरेक्शन, अगर लिफ्ट नीचे की ओर आ रही है लेकिन नॉर्मल ऊपर की तरफ जा रहा है, तो एंगल कितना बन रहा है 180, तो इस केस में नेगेटिव आएगी वर्क डन, तो वो कितना हो जाएगा हमारा लेस देन 0, ठीक है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड। और यहाँ पे आई थिंक वर्क डन वाला टॉपिक कंप्लीट होता है, यस, ठीक है। तो वर्क डन का टॉपिक यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट है हमारा काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। अब हमारा अगला टॉपिक क्या है, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, किसी भी बॉडी या किसी भी ऑब्जेक्ट का उसमें होने वाली मोशन की वजह से जो भी एनर्जी सेव होती है उसे क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है हमारा काइनेटिक एनर्जी का, 1/2 mv², जहाँ m क्या होता है मास ऑफ द बॉडी, v इज़ द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी या ऑब्जेक्ट, ठीक है। और चूँकि सिंस वी नो p इज इक्वल्स टू क्या होता है mv, m क्या होता है मास, v इज़ वेलोसिटी, तो अगर मैं इसको मोमेंटम के टर्म में लिखना चाहूँ तो फॉर्मूला ये आ जाता है, ठीक है। और यहाँ से हम डायरेक्टली लिख सकते हैं p इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, √2m e, e इज़ द काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। सो आगे देखते हैं, यस, इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन देख लेते हैं कि मान लो आपका इफ़ द मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज डबल व्हाट विल बी द न्यू काइनेटिक एनर्जी। इनिशियली काइनेटिक एनर्जी क्या था हमारा, p0/2m, फिर क्या किया, मोमेंटम को 2 टाइम कर दिया है, मोमेंटम को 2 टाइम करेंगे तो उसका होल स्क्वायर करेंगे तो 4 बाहर आ जाएगा, और ये जो वैल्यू है ये कितना है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के बराबर है। तो देखा जाए तो kf जो है वो कितना टाइम हो गया, k इनिशियल का 4 टाइम, ठीक है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड। यस, इसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, वर्क एनर्जी थ्योरम, ठीक है। इस पे बेस्ड आप कोई सा भी क्वेश्चन कर सकते हो अगर आपको ये पता है और आपको अच्छे से अगर ये लगाना आता है तो यस। सो आप इसको ध्यान से देखना। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या है, ये इट स्टेट्स दैट द नेट वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेज ऑन एन ऑब्जेक्ट इक्वल टू द चेंजेस इन दैट ऑब्जेक्ट एनर्जी, ठीक है। मतलब क्या हुआ कि किसी भी बॉडी या किसी भी ऑब्जेक्ट पे टोटल जो वर्क डन होता है, टोटल जो वर्क डन होता है वो वर्क डन हो सकता है पोटेंशियल वाला, ग्रेविटेशनल वाला, स्प्रिंग वाला, नॉर्मल वाला, स्टैटिक वाला, ये सारे वर्क डन जो हैं वो किसके बराबर होते हैं, उसमें जो भी काइनेटिक एनर्जी का चेंज आता है उसके इक्वल होते हैं, यानी के फाइनल माइनस के इनिशियल, ठीक है। ये दिस इज द ओनली जस्ट द स्टेटमेंट ऑफ द वर्क एनर्जी थ्योरम, ठीक है। तो हमें करना क्या है, हमें फॉर्मूला पता चल गया, अगर आप ये लगाओगे, ठीक है, जस्ट सेकेंड, यस, सी, और ये कैसे आया, जैसे कि हमें पता है बाय द सेकेंड लॉ ऑफ द न्यूटन्स लॉज, उसमें क्या होता है, एफ एक्सटर्नल क्या होता है आपका dp/dt के इक्वल होता है, ठीक है, यस। और p को हम क्या लिख सकते हैं, m/v, और इसको डिफरेंस m अगर कांस्टेंट लेते हैं m बाहर आ जाएगा तो del v/del t हो जाता है, और del v/del t को एक्सेलरेशन बोलते हैं, एक्सेलरेशन को हम v dv/dx भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब ये dx जो है उसको मैंने इधर भेज दिया f के पास, ठीक है, तो f के पास भेजने से क्या होगा, f dx बन जाएगा, और इधर क्या बचेगा, m v dv, इनिशियल से फाइनल अगर मैं इंटीग्रेट कर दूँ तो ये तो एफ डी एक्स क्या होता है, वर्क डन होता है, और ये क्या बन जाएगा m, और v का इंटीग्रेशन करेंगे तो v²/2, तो अगर इनिशियल और फाइनल वाली लिमिट लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, vf का स्क्वायर माइनस vi का स्क्वायर, ठीक है। तो
तो वहाँ से क्या बन जाएगा के एफ माइनस के आई, जिसको मैं डेल्टा के लिख सकती हूँ। इट मीन्स व्हाट, वर्क एनर्जी थ्योरम क्या बोलता है कि टोटल वर्क डन जो होता है वो किसके इक्वल आता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, यस। सो लेट्स मूव। इसके ऊपर भी शायद मैंने एक क्वेश्चन तो लिया था, लेट्स सी है कि नहीं। यस, हाँ, ये क्वेश्चन है जिसे आप देखो, अच्छे से आपको समझ आ जाएगा। क्या है, लिखा है कि व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ द ब्लॉक व्हेन इट कम्स डाउन टू द हॉरिजेंटल सरफेस। कह रहा है एक कोई बॉडी है जो यहाँ पे है, जस्ट सेकेंड, यस, यहाँ पे है, जो कितना आपका कितने केजी की, आई थिंक 1 kg की है, कितने केजी की, व्हाट विल द ब्लॉक व्हेन इट कम डाउन द हॉरिजेंटल सरफेस। यस, हमें मास की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, यहाँ पे है तो कह रहा है जब ये हॉरिजेंटली यहाँ पे आ जाएगा तो इसकी वेलोसिटी बताओ। और इनिशियली वो क्या थी, वहाँ पे रेस्ट पे थी, तो इनिशियल वेलोसिटी तो कितनी हो जाएगी, 0। इनिशियल वेलोसिटी अगर 0 हो जाएगी तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी भी कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, पूछ रहा है फाइनल वेलोसिटी पूछा है इसने हमसे, तो ठीक है, हमें कुछ नहीं पता कैसे निकालना है, इसलिए हम क्या करेंगे, वर्क एनर्जी थ्योरम लगा देंगे। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है कि टोटल वर्क डन जो होता है वो किसके इक्वल होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो टोटल वर्क डन इस पर क्या क्या लग सकता है, एक तो ये ऊपर से नीचे आ रहा है तो इस पर ग्रेविटेशनल वाला लगेगा। ठीक है, और दूसरा ये एक सरफेस के टच में है तो इस पर फ्रिक्शन वाला भी लग सकता है, लेकिन इसने फ्रिक्शन कोफिशिएंट 0 दिया है तो वो ख़त्म हो जाएगा। एक ये नॉर्मल, इस पर फोर्स भी लगेगा तो एक नॉर्मल फोर्स भी आ जाएगा। ठीक है, तो हमें 3 मिले जिसमें से फ्रिक्शन वाला 0 हो गया। ठीक है, तो एक लिया मैंने नॉर्मल वाला फोर्स और एक लिया मैंने ग्रेविटी वाला फोर्स। ठीक है, नॉर्मल वाला फोर्स नॉर्मल वाले फोर्स के से रिलेटेड अगर आपको कोई डाटा नहीं गिवन है कि नॉर्मल फोर्स कितना है क्या है, तो आप उसको इक्वल्स टू 0 ले सकते हो। ठीक है, और बचता है क्या फिर, ग्रेविटी वाला। तो ग्रेविटी के लिए वर्क डन का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कितना होता है, mgh। और इधर के फाइनल, के इनिशियल तो 0 हो गया, के फाइनल का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/2 mvf²। mm आपस में क्या हो जाएंगे आपके, कट जाएंगे, mm कट जाएंगे तो vf का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, √2gh, जहाँ पे 2 पता है, g हमें पता है 10 है, और h हाइट दी हुई है 20 मीटर रखा है हमने, यहाँ से फाइनल वेलोसिटी निकाल लिया। तो आई होप आपको समझ आ रहा है कि वर्क एनर्जी थ्योरम का इस्तेमाल कैसे करना होता है। ठीक है, सिर्फ फॉर्मूला रटने से, थ्योरी रटने से, पढ़ने से कुछ नहीं होने वाला। अगर आप क्वेश्चंस पे अप्लाई नहीं करोगे तो आप एग्जाम में कर नहीं पाओगे। ठीक है, सो यू नीड टू नो, लाइक हमने यहाँ ग्रेविटी वाला वर्क, यहाँ पे हमने ग्रेविटेशनल वाला वर्क डन लगा लिया। क्या पता किसी में आपका नॉर्मल वाला गिवन हो वो भी लग सकता है, किसी में पोटेंशियल एनर्जी वाला गिवन हो वो भी लग सकता है, स्प्रिंग फोर्स किसी में लगा हो वो भी लग सकता है। तो ये आपको दिमाग लगाना पड़ेगा वहाँ पे कि क्या क्या गिवन है, क्या क्या लगाना है। ठीक है, तो वैसे मैं बताऊँ आपको एग्जाम में इतना टफ नहीं आएगा, बिकॉज दे नोस कि इतना टाइम नहीं बच्चे दिमाग लगा, तो इजी आएगा। इजी वाले लाइक ग्रेविटी वाला या फिर स्प्रिंग वाला हो सकता है आ जाए, तो आपको पता होना चाहिए उसका वर्क डन क्या होता है, k/2x²। तो इस तरीके से आपको डाटा थोड़ा याद होना चाहिए। लाइक ग्रेविटी में आपका mgh वर्क डन होता है। ठीक है, तो यहाँ से वर्क एनर्जी थ्योरम कंप्लीट होता है और इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन हमने कर लिया है जो कि आया हुआ है आपका। अब इसके बाद है आपका न्यू टॉपिक। ठीक है, वो है क्या, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, जिस तरीके से काइनेटिक एनर्जी किसी भी ऑब्जेक्ट या बॉडी में उसके मोशन की वजह से जो एनर्जी कंजर्व हो जाती है वो काइनेटिक एनर्जी थी। इन अ सेम वे पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी भी बॉडी में उसके रिलेटिव पोजीशन या हाइट की वजह से, रिलेटिव पोजीशन या हाइट की वजह से जो भी एनर्जी सेव होती है एक रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में, उसी को क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। फॉर एग्जांपल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, ये सब क्या है, एक तरीके का पोटेंशियल एनर्जी है। ठीक है, तो लेट्स गो विद, क्या है आगे, क्या टॉपिक लिया है मैंने, डिफाइंड बाय कंजर्वेटिव। अच्छा हाँ ठीक है, पोटेंशियल मैं अभी आपको पढ़ाऊँगी कि बताऊँगी कि फोर्स 2 टाइप के होते हैं, एक कंजर्वेटिव फोर्स होता है, एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होता है। लेकिन ये बात हमेशा ध्यान रखने वाली है कि जो पोटेंशियल एनर्जी होता है वो किसके लिए डिफाइंड होता है, वो सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स के लिए डिफाइंड होता है। ठीक है, और अगर हम यहाँ से पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला निकालने की कोशिश करें तो वो क्या होगा, हमारा पोटेंशियल एनर्जी हमारा क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी हमारा क्या होता है, du इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन। ठीक है, वर्क डन का क्या होता है, नेगेटिव होता है। ठीक है, तो वर्क डन क्या था हमारा, fx dx। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं फोर्स निकालने की कोशिश करूँ तो dx को इधर भेज दूंगी तो क्या हो जाएगा, fx बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का ∂u/∂x। तो ये आपको याद रखना है कि अगर आपका पोटेंशियल गिवन है और आपको फोर्स निकालना तो आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगा करके, ठीक है, आप फोर्स निकाल सकते हो।
कंजर्वेटिव फोर्स के केस में। 2D 3D में क्या होगा, जैसे यहाँ सिर्फ Fx/dx था, यहाँ क्या हो जाएगा Fx/dx, Fy/dy, Fz/dz। इन अ सेम वे आपको टोटल फोर्स निकालना है तो वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव ऑफ del u over del x, del u over del y, del u over del z। ठीक है, ये पार्शियल डिफरेंशिएशन है आपका आई जे के डायरेक्शन में। ये 2D या फिर 3D के लिए डिफाइंड हो रहा है। ठीक है, इस पे भी बेस्ड मैंने एक क्वेश्चन लिया है, अभी हम आगे देख लेंगे। तो अभी आप सिर्फ थ्योरी पे ध्यान दो और ऐसे ध्यान दिया करो कि आपको दोबारा ये पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, क्योंकि एक ही चीज़ बार बार पढ़ते रहोगे तो बस ख़त्म हो गया सिलेबस और हो गया एग्ज़ाम और मिल गई आपकी नौकरी। सो बी अटेंटिव, एटलीस्ट आप जो भी काम करो उसमें 100% रहो। फ़ोन चला रहे हो तो फ़ोन ढंग से चलाओ, पढ़ रहे हो तो अच्छे से पढ़ो। ठीक है, अगला है टॉपिक हमारा क्या, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में क्या होता है, सेम चीज़। ठीक है, कि जो उसके रिलेटिव हाइट या की वजह से जो एनर्जी उसमें कंजर्व हो जाती है वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है। एनर्जी स्टोर्ड इन एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स पोजीशन अबव द अर्थ सरफेस। ठीक है, लाइक एक बॉडी है मान लो m मास का, जो h हाइट ऊपर रखी हुई है, तो यहाँ जो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आएगा वो कितना आएगा, u = mgh। मैंने प्लस क्यों लिया है, मैंने आपको ऊपर बताया था कि जब रेफरेंस पॉइंट नीचे होता है तो हम पॉजिटिव लेते हैं, अगर रेफरेंस पॉइंट आपका ऊपर होता है तो नेगेटिव आता है। ठीक है, m आपका मास है, g ग्रेविटी है, h आपका परपेंडिकुलर हाइट है। इन अ सेम वे सी, मैंने यहाँ एक बार एक्सप्लेन कर दिया है। मान लो आपका रेफरेंस पॉइंट ये है। ठीक है, तो एक m ऑब्जेक्ट ऊपर है, उसके लिए क्या हो जाएगा, u पॉजिटिव आएगा। लेकिन अगर उस रेफरेंस पॉइंट से नीचे है ऑब्जेक्ट तो उसके लिए जो आएगा वो क्या होगा, नेगेटिव माइनस का mgh। लेकिन इन केस अगर आपका ऑब्जेक्ट जो है वो उसी रेफरेंस पॉइंट पे है तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाती है, 0 हो जाती है, mgh, h इज़ 0, दैट इज़ वाई योर पोटेंशियल एनर्जी इज़ ऑल्सो 0। ठीक है, आगे करते हैं। आगे क्या है आपका, यस, पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड ऑन द रेफरेंस पॉइंट। हाँ, ये तो हमने अभी देख लिया, अगर रेफरेंस पॉइंट पे है तो 0 हो जा रहा है, नीचे है तो पॉजिटिव है, ऊपर हो जा रहा है तो नेगेटिव है। ठीक है, तो इट डिपेंड, यस। तो इट कैन बाय इज़ नॉट इक्वल टू 0। ये क्या है, इट कैन बी, जस्ट अ सेकेंड, इट कैन बाय, अच्छा हाँ ठीक है, सॉरी मैं उसे इक्वल ले रही थी। इट कैन बी प्लस माइनस और 0। ठीक है, हमने देख लिया, ऊपर वाला प्लस आ रहा है, नीचे वाला नेगेटिव आ रहा है और रेफरेंस पॉइंट वाला 0 आ रहा है। तो येस, इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव एंड इट कैन बी 0। ठीक है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इंडिपेंडेंट ऑफ रेफरेंस पॉइंट। ठीक है, एक चीज़ मैंने कहा, पोटेंशियल एनर्जी रेफरेंस पॉइंट पे डिपेंड करती है, लेकिन जब आप चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकालते हो तो वो रेफरेंस पॉइंट से क्या हो जाती है, इंडिपेंडेंट हो जाती है। ठीक है, तो हमेशा ध्यान दो, एक एक पॉइंट पे अच्छे से ध्यान दिया करो, क्योंकि एग्जाम में इसी पे बेस्ड क्वेश्चन बन जाता है। मान लो इन्हीं दोनों पॉइंटों को मिला के 4 MCQ बना देंगे आपको, तो वहाँ से चूज़ करना होगा। ठीक है, क्या कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज रेफरेंस इंडिपेंडेंट बट पोटेंशियल एनर्जी इज रेफरेंस डिपेंडेंट। ठीक है, यस, तो यहाँ से ये वाला ख़त्म होता है। आगे ये लास्ट है, इसके बाद एक क्वेश्चन है इस पे बेस्ड, पोटेंशियल एनर्जी पे बेस्ड। ठीक है, तो क्या है आपका कि स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, इट इज़ द एनर्जी स्टोर्ड इन अ स्प्रिंग। ठीक है, व्हेन इट्स स्ट्रेच्ड और कंप्रेस्ड फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन अलाउइंग इट टू रिटर्न टू इट्स इनिशियल स्टेट। ठीक है, जब क्या होता है, मान लो एक कोई आपका स्प्रिंग है। ठीक है, उसको क्या किया हमने, एक्स हाइट, एक्स डिस्टेंस या तो एक्सटेंड कर दिया या फिर कंप्रेस कर दिया, तो उस केस में इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होती है, एक तो इनिशियल स्टेट में था, तो इनिशियल स्टेट में हमने मान लिया इसकी पोटेंशियल एनर्जी u0 होगी। एक्स एक्सटेंड करने पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, u0 + ky/2x²। ठीक है, तो ये जो u प्राइम है एक्स्ट्रा वाला, वो जो डिस्प्लेसमेंट की वजह से आ रहा है वो कितना हो जाएगा आपका k/2x²। तो ये याद रखना। ठीक है, ध्यान देने वाली बात क्या है जो आप भूलना नहीं, वो ये कि वर्क डन और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला सेम ही आता है, बस डिफरेंस इतना होता है कि पोटेंशियल एनर्जी आपका नेगेटिव में होता है। ठीक है, आगे देखो, एक 0.5 kg का एक ब्लॉक है, मूविंग एट दिस वेलोसिटी, कंप्रेस स्प्रिंग बाय इतना डिस्टेंस, व्हेन इट्स
स्पीड इज़ हाफ द के वैल्यू इज। अच्छा ठीक है, इसने बोला है कि अगर ये मास है, ये वेलोसिटी है, ये डिस्प्लेसमेंट है, व्हेन इट स्पीड हाफ द काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो हमें पता है, हमें कुछ नहीं पता, जहाँ भी याद रखो, जहाँ भी वेलोसिटी वगैरह निकालने को आ जाए या पूछने को आ जाए तो वहाँ वर्क एनर्जी थ्योरम जो हमने पढ़ा है वो लगा दिया करो, यानी डब्ल्यू टोटल इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। डब्ल्यू टोटल यहाँ क्या होगा, है ही स्प्रिंग, तो होगा क्या, सिर्फ स्प्रिंग वाला लगेगा, कितना, माइनस का k/2x² बराबर फाइनल वाला m/2 v(f)²। ठीक है, जो कि और माइनस का m/2 v इनिशियल का स्क्वायर। इनिशियल वाला 12 दिया है और फाइनल वाला वेलोसिटी क्या हो गया था, हाफ हो गया था, तो वो 6 हो जाएगा। ठीक है, तो vf मिल गया हमें, vi मिल गया हमें, मास इसने दिया ही है 0.5 kg, वो रख देंगे, और k की वैल्यू पूछी है और x डिस्प्लेसमेंट है जो कि कितना है 30 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इन सारे वैल्यू को बस पुट ऑन करना है हमें, उसके बाद क्या हो जाएगा, निकाल लेंगे। यस, ये वैल्यू मैंने पुट ऑन की है और क्या किया है, के की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, 60 Nm/m। ठीक है, तो यहाँ से आपके टाइप ऑफ जो भी पोटेंशियल एनर्जी के क्वेश्चन थे वो मैंने करा दिया। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा, और बेसिक चीज़ों पे ध्यान दिया। कभी कभी हम बहुत ज़्यादा करने के चक्कर में जो बेसिक चीज़ें होती हैं वो भी नहीं कर पाते, और आप PYQ वगैरह उठा के देखा करो, ऐसे ही बेसिक क्वेश्चन। आपकी थ्योरी अगर कंप्लीट है, अगर आपको नोट्स और फॉर्मूले अगर आपको अच्छे से याद है तो आप क्वेश्चन लगा लोगे। तो एक बार पहले थ्योरी कर लिया करो, उसके बाद PYQ किया करो, उसके बाद मॉक वॉक में घुसा करो। ऐसा ना हो कि कुछ हो ही ना, मॉक में लगे रहो और मॉक में भी आपके कुछ क्वेश्चन बन रहे हैं, फिर उसको आप एनालिसिस में ही पूरा दिन ले जा रहे हो, तो ऐसे नहीं होता है। आपको पूरी प्लानिंग एंड प्लॉटिंग के साथ करना पड़ेगा। ठीक है, अब आगे क्या है, ये एक टॉपिक छूट गया था हमारा, तो मैंने वो यहाँ ले लिया है। वो क्या है, टाइप ऑफ फोर्सेस। ठीक है, बेस्ड ऑन वर्क। तो दो तरीके के हमारे फोर्स होते हैं, वो क्या होते हैं हमारे, एक होता है कंजर्वेटिव फोर्स और एक होता है हमारा नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है हमारा, कंजर्वेटिव फोर्स होता है अ फोर्स इज सेड टू बी कंजर्वेटिव फोर्स इफ द वर्क डन बाय द फोर्स डज नॉट डिपेंड ऑन द पाथ अलोंग विच ऑब्जेक्ट मूव्स। मतलब अगर कोई ऐसा फोर्स लग रहा है जिसमें एक जो वर्क डन हो रहा है वो पाथ पे डिपेंड अगर नहीं करता है, तो उसे क्या कहेंगे, कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, आई एम सॉरी, कंजर्वेटिव फोर्स कहेंगे। ठीक है, लेकिन इन केस अगर वो डिपेंड करता है, अगर वो पाथ पे डिपेंड करता है, तो उसे क्या कहेंगे हम, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, कंजर्वेटिव फोर्स की क्वालिटी क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है हमारा, कंजर्वेटिव फोर्स इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ होता है, लेकिन ये वाला पाथ डिपेंडेंट होता है। इसमें वर्क डन ओनली इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करती है, लेकिन इसमें डज नॉट डिपेंड ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। ठीक है, अगर कंजर्वेटिव फोर्स के केस में अगर हम सर्कुलर पाथ के लिए वर्क डन निकालेंगे तो कितना आता है, 0 आता है, लेकिन नॉन कंजर्वेटिव में 0 नहीं आता है। ठीक है, यहाँ टोटल एनर्जी क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है, और यहाँ पे क्या होता है, एनर्जी जो होती है वो डिसिपेट होती है, इसलिए टोटल एनर्जी कांस्टेंट नहीं हो सकती। यहाँ हम टोटल जो वर्क डन होता है उसे कम्प्लीटली हम रिकवर कर सकते हैं, बट यहाँ पे रिकवर नहीं कर सकते। ठीक है, यहाँ फोर्स इज़ द नेगेटिव ग्रेडियंट। ठीक है, हमने पीछे निकाल के देखा था ना, पोटेंशियल एनर्जी के टर्म में फोर्स का फॉर्मूला क्या आ रहा था, F इज टू माइनस का del/x, यानी नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। पर इधर नॉन कंजर्वेटिव के केस में ऐसा कोई फॉर्मूला एग्जिस्ट ही नहीं करता। मैंने आपको बताया था ना, पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला है वो सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स के लिए डिफाइन होता है, ना कि नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के लिए। ठीक है, और यस, इसके कुछ एग्जांपल हैं क्या, लाइक स्प्रिंग फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये सब क्या है, एक तरीके के कंजर्वेटिव फोर्स हैं। ठीक है, लेकिन विस्कस फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स, ये सब क्या है, एक तरीके के नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड। आगे है पोटेंशियल एनर्जी इज ओनली डिफाइंड फॉर कंजर्वेटिव फोर्स। यस, ये मैंने आपको बता दिया, नॉट फॉर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, ठीक है, ऑल कांस्टेंट फोर्स आर कंजर्वेटिव, ये याद रखने वाली चीज़ है। मान लो एग्जाम में ऐसे सीधे एक क्वेश्चन दे दिया कि 4 न्यूटन है, तो ये कंजर्वेटिव होगा कि नॉन कंजर्वेटिव, याद रखना कांस्टेंट फोर्स आर कंजर्वेटिव बट वेरिएबल फोर्सेज आर व्हाट, नॉन कंजर्वेटिव। एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक है, इसमें क्या है आपका, अगर फोर्स ऐसे गिवन है आपका, एक फोर्स आपका ऐसे गिवन है। ठीक है, तो ये क्या होता है आपका, कंजर्वेटिव फोर्स होता है। लेकिन अगर एक फोर्स ऐसे गिवन है तो वो एक कंजर्वेटिव फोर्स नहीं होता। ये हवा में देख के मैं कैसे बता पा रही हूँ कि ये कंजर्वेटिव है कि नहीं,
अगर हम किसी भी गिवन फोर्स को वर्क डन के फॉर्मूले में अगर उसे हम पार्शियल डिफरेंशिएशन के फॉर्म में अगर लिख पाते हैं तो वो आपका कंजर्वेटिव होता है, नहीं लिख पाते हैं तो वो कंजर्वेटिव नहीं होता है। फॉर एग्जांपल सी, मैंने एक क्वेश्चन और लिया है यहाँ पे नीचे, ठीक है। अगर एक फोर्स ये गिवन है, ठीक है, अब मैं कैसे पता करूँ ये कंजर्वेटिव है कि नहीं, तो W इज इक्वल टू क्या होता है F.dx, ठीक है। तो I के साथ dx आ जाएगा और J के साथ क्या आ जाएगा हमारा dy। मैं चाहूँ तो इसको ऐसे डिफरेंशिएशन के फॉर्म, अगर मैं ये x3y² है इसका डिफरेंशिएशन करूँ तो वापस वही पहली वाली लाइन आ जाएगी। एक सेकंड है, अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करूँ तो वापस ये वाली लाइन आ जाएगी, ठीक है, आप करके देख सकते हो। तो मीन्स मैं ऊपर वाली लाइन को, मीन्स मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, ये पार्शियल डिफरेंशिएशन है तो यहाँ से डिफरेंशिएशन से इंटीग्रेशन कट जाएगा तो W का फॉर्मूला ये आ जाएगा। इट मीन्स व्हाट, जब भी मैं किसी गिवन फोर्स को ये एक ट्रिक है याद रखने का कि अगर मैं गिवन फोर्स को पार्शियल डिफरेंशिएशन के फॉर्म में लिख पा रही हूँ तो वो आपका क्या हो जाएगा कंजर्वेटिव हो जाएगा। ये वाला तो कांस्टेंट ही था, ठीक है, तो इसलिए वो क्या हो गया आपका कंजर्वेटिव हो गया। पर इधर आ जाओ, अब इधर देखते हैं हम, जैसे ये गिवन है हमारा, इसको मैंने F.dx कर लिया तो I के साथ dx आ गया, J के साथ क्या आ गया dy आ गया। पर इसको मैं वैसे लिख ही नहीं पा रही हूँ, ऐसा कोई तरीका नहीं है मैं इसको कुछ ऐसा डिफरेंशिएशन और फंक्शन ऑफ f(x) एंड y बना के लिख दूँ। तो दैट इज़ वाई आपका इधर ये वाला फोर्स आपका नॉन कंजर्वेटिव है बट दिस वन इज़ कंजर्वेटिव, ठीक है। ये भी एक तरीका है निकालने का। इधर आप ट्रिक याद रखो कि कांस्टेंट फोर्स होगा तो भी क्या हो जाएगा आपका कंजर्वेटिव फोर्स होगा, ठीक है। अब एक क्वेश्चन है देख लेते हैं हम, इसके बाद फिर करेंगे नया टॉपिक। इसमें क्या है देखो कि एक आपका गिवन ग्राफ था, ठीक है, पूछ रहा है इफ़ फोर्स इज़ कंजर्वेटिव फोर्स एंड WAB दिया हुआ है, जस्ट अ सेकेंड, WAB दिया हुआ है और WBC दिया हुआ है, तो WAC निकालने को कहा है। चूँकि ये आपका क्या है कंजर्वेटिव फोर्स है, ठीक है, तो टोटल वर्क डन क्या रहेगा इसमें कंजर्व रहेगा, ठीक है। तो कंजर्व रहेगा इट मीन्स व्हाट, क्योंकि कंजर्वेटिव फोर्स के केस में मैंने आपको क्या बताया था, वर्क डन जो होता है वो सिर्फ किस पे डिपेंड करता है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे, और इसका इनिशियल फाइनल पोजीशन क्या है A और C है, ठीक है। तो यहाँ से डायरेक्ट भी हम निकाल सकते हैं पाइथागोरस का यूज़ करके कि ये पॉइंट 3 आ रहा है, ये पॉइंट हमारा 0 पे है, ये इसके पॉइंट निकाल करके भी हम निकाल सकते हैं, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट वाला फॉर्मूला मतलब मैं कह रही हूँ लगा सकते हो आप, जैसे कि क्या कि ये पॉइंट 0 0 0,0 हो जाएगा, अरे यार चल जा, ये 0,0 हो जाएगा, ठीक है, और ऊपर वाला पॉइंट C वाला क्या हो जाएगा 4,3, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला भी निकालोगे तो इतना ही आएगा, और या तो डायरेक्ट पाइथागोरस लगा लो तो भी यही आएगा, ठीक है। तो यस, तो ये कंजर्वेटिव के केस में याद रखना। सिमिलरली आपका जो नीचे क्वेश्चन है यहाँ पे आपका क्या गिवन है, ये प्रॉपर एक स्टेटमेंट था, मैं डायरेक्ट मैंने इसे जो गिवन डाटा था वही लिखा है। क्या आपका एक पोटेंशियल एनर्जी गिवन है, ठीक है, कह रहा है फाइंड द कंजर्वेटिव फोर्स। तो कंजर्वेटिव फोर्स का हमें फॉर्मूला पता है कि वो क्या होता है नेगेटिव ऑफ ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, मीन्स माइनस का del U over del x और del U over del y। तो del U over उसको मैंने x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दिया और y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दिया, x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया तो ये आया और y के रिस्पेक्ट में किया तो ये आया, ठीक है। तो यहाँ से हमने क्या किया कंजर्वेटिव फोर्स को फाइंड कर लिया, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड, और ये यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब इसके बाद छोटे छोटे कुछ टॉपिक और हैं, लाइक टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम, ठीक है। इक्विलिब्रियम कितने आपके 3 टाइप के होते हैं, आपने पढ़ा होगा, एक स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल, न्यूट्रल। स्टेबल इक्विलिब्रियम में क्या होता है, बॉडी जब अपने स्टेबल इक्विलिब्रियम में रहती है तो उस केस में क्या रहता है कि आप अगर उसको थोड़ा सा एक्सटर्नल फोर्सेस दे के अगर डिस्प्लेस कर देते हो तो वो वापस लेकिन अपनी पोजीशन में आ जाती है, ठीक है। अनस्टेबल में क्या होता है, वो अपनी जिस भी एक स्टेबल या रेस्ट पोजीशन में वहाँ से अगर आपने डिस्प्लेस कर दिया उसे तो वो वापस अपने वो नए पोजीशन पे जाती रहेगी लेकिन कभी भी अपने उस पोजीशन पे नहीं आएगी, ठीक है। न्यूट्रल पोजीशन में भी क्या होता है, वो नए पोजीशन पे जा सकती है लेकिन अपने उस वाले पोजीशन में नहीं आएगी, ठीक है। बस डिफरेंसेस क्या होते हैं वो चीज़ याद रखने वाली चीज़ है, वो क्या कि यहाँ पे आप जो पोटेंशियल एनर्जी होता है उसका डबल डेरिवेटिव लेते हो तो वो क्या होता है आपका ग्रेटर देन 0, अनस्टेबल में लेस देन 0 और न्यूट्रल में इक्वल्स टू 0, ठीक है।
उससे भी स्पेशल बात, इसमें लीनियर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व, यहाँ भी कंजर्व और यहाँ भी कंजर्व, ठीक है। लेकिन इन सबसे स्पेशल बात क्या, यहाँ पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है, यहाँ पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम नहीं होती है, मैक्सिमम होती है। यहाँ पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, कांस्टेंट होती है, ठीक है। बाकी ये मैंने वही बताया कि इसमें डिस्प्लेस करने पे ट्राई टू रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन, टेंड टू अज्यूम लो न्यूअर एंड न्यूअर पोजीशन, इसमें भी एक ऑल ओवर एक न्यू पोजीशन ले लेती है, ठीक है। सो आई होप आपको समझ आ रहा है। तो आपको कैसे, मान लो कोई यू की वैल्यू गिवन होगी एग्जाम में और पूछेगा कि ये स्टेबल पोजीशन इक्विलिब्रियम दिखा रहा है कि नहीं, तो आप क्या करोगे, उस यू को जो भी गिवन एक्स वाई डायरेक्शन होगा उसके रिस्पेक्ट में डबल डेरिवेटिव उसका निकालोगे, ठीक है। जिस भी पॉइंट पे कह रहा होगा उस पॉइंट की वैल्यू रख दोगे। तो अगर वो वैल्यू ग्रेटर देन 0 आई तो स्टेबल, लेस देन 0 तो अनस्टेबल, और अगर आपका इक्वल्स टू 0 आ गया तो वो क्या हो जाएगा, आपका न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो यहाँ से आपको ये आई थिंक पॉइंट समझ आ गया होगा। यस, दिस वन इज़ द स्पेशल टॉपिक। आई थिंक इसके बाद क्या होगा, ये लास्ट टॉपिक है, इसके बाद एक टॉपिक और है, पावर है, उसके बाद आई थिंक ही कोई टॉपिक होगा। तो यस, कितनी देर की वीडियो हो गई, कहीं ज़्यादा ना हो गई हो, आधे घंटे की तो हो ही गई है, ठीक है। तो आगे देखते हैं क्या है हमारा, वर्टिकुलर सर्कुलर मोशन, अच्छा ठीक है, वर्टिकल सर्कुलर मोशन, ठीक है। इसमें होता क्या है आपका, एक सिंपल टर्म में मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ। जैसे आपने बचपन में भी किया होगा कि एक थिन वायर से या किसी भी थ्रेड से आप जब किसी ऑब्जेक्ट को ऐसे बांध देते हो और उसको जब ऐसे सर्कुलर मोशन कराने की कोशिश करते हो, तो ये जो एक तरीके का मोशन होता है इसे क्या बोलते हैं, वर्टिकल सर्कुलर मोशन, ठीक है। इसमें हम अलग अलग वेलोसिटी की अलग अलग वैल्यू आती है, मीन्स कि यहाँ पे वेलोसिटी की कितनी वैल्यू आएगी, यहाँ पे कितनी आएगी, यहाँ पे कितनी आएगी, और ये जो हमने थ्रेड से इस ऑब्जेक्ट को बांध रखा है तो टेंशन, इस थ्रेड में टेंशन कितना आएगा, ये थ्रेड एक पर्टिकुलर एंगल पे कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट लेगा। तो उन सारी चीज़ों के लिए एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा। तो आप डायरेक्ट फार्मूला, अगर मैं तो कहूँगी इससे रिलेटेड याद रखोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो ये मैंने डायरेक्ट यहाँ लिखा था, लेकिन इसको नहीं, मैं आगे से थोड़ा एक्सप्लेन करती हूँ क्योंकि मैंने आगे लिखा था और वो थोड़ा इजी होगा आपको समझने में। तो यहाँ से आई थिंक आपको ये समझ आया होगा कि ये टॉपिक क्या है, कि आप जब कोई थ्रेड से बांध कर, जैसे मान लो ये एक है, एक थ्रेड से एक बॉल बांध के और उसको क्या किया है, ये सर्कुलर मोशन में ले जाने की कोशिश की है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, सी, समझो अब, ठीक है, कि वेलोसिटी ऑफ बॉल एट एनी एंगल थीटा, मतलब मान लो पर्टिकुलर किसी भी एंगल थीटा पे होगा अगर वो, तो वहाँ पे उसकी वेलोसिटी क्या होगी, जैसे ये है वेलोसिटी, तो पूछ रहे हैं यहाँ पे वेलोसिटी क्या होगी इसकी, v। तो हम डायरेक्ट वही फॉर्मूला लगाएंगे। पहले तो यहाँ पे इसका जो ये डिस्प्लेसमेंट बन रहा है ग्राउंड से, मतलब रेफरेंस पॉइंट से, वो कितना है, L 1 माइनस कॉस थीटा, ये आपको निकालना आता ही होगा। तो मैं वही वर्क एनर्जी थ्योरम लगाऊंगी, W टोटल इज इक्वल टू K फाइनल माइनस K इनिशियल। W टोटल इसमें कितना है, दो तरीके का वर्क डन हो रहा है, एक टेंशन की वजह से हो रहा होगा और एक आपका ग्रेविटी की वजह से नीचे की ओर फोर्स लग रहा होगा। टेंशन के बारे में कुछ बोला नहीं है, इसलिए टेंशन को अगर मैं 0 ले लूँ, और ग्रेविटी की वजह से क्या हो जाएगा, mgh, mg तो mg है और h कितना है हमारा, L 1 माइनस कॉस थीटा, L 1 माइनस कॉस थीटा। और क्योंकि ये रेफरेंस पॉइंट ऊपर है और ये नीचे है तो इसलिए ये नेगेटिव में लिया है मैंने वर्क डन, ठीक है। और उससे भी इम्पॉर्टेंट बात कि ये काइनेटिक एनर्जी फाइनल है, ये इनिशियल वाली है, ठीक है। ये वैल्यू रखी, यहाँ से u वगैरह को मैं इधर लेके आऊँगी और प्रॉपर इसे मैथमेटिकली सॉल्व करूँगी, ठीक है। तो v का जो फॉर्मूला यानी फाइनल वेलोसिटी जो है वो u और g और थीटा के टर्म में इतनी आ जाएगी। ये फॉर्मूला आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि अगर आपको एग्जाम में सीधे कह रहा है इतने थीटा पे है, इतनी वेलोसिटी इनिशियल थी, तो बताओ उसका फाइनल वेलोसिटी वर्टिकल सर्कुलर मोशन में कितना होगा, तो सिर्फ डाटा पुट ऑन करना है आपको और यहाँ से आप डायरेक्टली निकाल सकते हो, ठीक है। इसलिए मैंने फॉर्मूले डायरेक्ट रखे हैं। और एक सेकेंड, यस, हाँ, और आप निकाल भी सकते हो, ठीक है। जैसे मैं वर्क एनर्जी थ्योरम ये रख के मैंने निकाल के दिखाया आपको, बस यहाँ मैथमेटिकली इधर उधर ही तो ले जाना, आप कर सकते हो, ठीक है। सिमिलरली अगर एंगुलर एम्पलीट्यूड कह दें कि जो थीटा है वो कितना होगा, अगर इनिशियल वेलोसिटी इतनी थी
और लंबाई इतनी थी, ग्रेविटी इतनी थी, तो उसका थीटा पूछ ले तो आप ये फॉर्मूला लगा के निकाल सकते हो। और टेंशन पूछ ले तो उसके लिए ये फॉर्मूला याद रखना, ठीक है। ये इनिशियल वेलोसिटी वगैरह गिवन है, मास वगैरह गिवन है, और पूछ ले कि थ्रेड में टेंशन कितनी आई है, ठीक है, तो वो आप यहाँ से निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये यहाँ से ये टॉपिक कंप्लीट होगा। अब इसके कुछ स्पेशल केसेस हैं, ठीक है, कि कब वो ज़रूरी तो नहीं है ना, मान लो मैंने एक थ्रेड में एक बॉल बांध लिया, हैवी वाला बॉल, तो ज़रूरी तो नहीं है कि वो एक सर्कुलर मोशन करे। कभी कभी कुछ लोग उसे बिल्कुल सर्कुलर मोशन नहीं बना पाते हैं, किसी किसी का वो नहीं घूम पाता है, तो उसके केसेस क्या हैं, कब वो सर्कुलर मोशन, वर्टिकल सर्कुलर मोशन करेगा, कब नहीं करेगा, उसके लिए कुछ केसेस हैं, हम वो देख लेते हैं, ठीक है। देखो ये है आपके स्पेशल केसेस है। मैंने बिल्कुल ब्रीफ में जो पॉसिबल है एग्ज़ाम में आने का वही लिखा है कि जब वो इनिशियल वेलोसिटी आपका, ठीक है, मीन्स जस्ट अ सेकेंड, यस, हाँ, जैसे मान लो कि आपका ये है ऑब्जेक्ट, ठीक है, अगर इसकी इनिशियल वेलोसिटी जो है, ठीक है, वो आपका √2gl से कम है, ठीक है, या इक्वल है, तो क्या होगा, बॉडी विल नेवर गो अबव द हॉरिजेंटल लेवल, मतलब वो कभी भी हॉरिजेंटल लेवल से ऊपर जाएगी ही नहीं। मतलब आप ये कह लो कि बिल्कुल घूम के ऐसे आ जाए तो वो नहीं आ पाएगी, ठीक है, वो यहीं पे ऐसे ही घूमती रहेगी, ठीक है। तो इट मीन्स व्हाट कि अगर आप में वर्टिकल सर्कुलर मोशन करना है तो उसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, एटलीस्ट √2gl से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। दूसरी केस क्या, दूसरा इसमें केस क्या है आपका, u इज इक्वल्स टू √4gl, ठीक है। इस केस में क्या होगा, जो बॉडी होगी हमारी या जो भी ऑब्जेक्ट होगा वो क्या होगा, ऊपर तक तो टॉप तक तो पहुंच जाएगा, ठीक है। मतलब मान लो यहाँ से मैं उसको ले जा रही हूँ तो वो यहाँ तक तो पहुँच जाएगा, लेकिन यहाँ पे अगर कोई पर्टिकुलर मान लो थीटा एंगल पे, अगर थीटा अगर उसका कितना है 131 डिग्री या उससे कम है, तो यहाँ होता क्या है, जैसे ये थ्रेड है तो ये थ्रेड ऐसे ढीला हो जाता है, ठीक है। पता नहीं मैं आपको समझा पा रही हूँ, यस, सी, मान लो आपका ये ऑब्जेक्ट था, मैंने इसे घुमा के यहाँ ले गई, ठीक है, टॉप तक, तो अगर √4gl उसकी वैल्यू है, इनिशियल वेलोसिटी, तो वो यहाँ तक आ तो जाएगा, लेकिन थीटा की वैल्यू कम होने पे, मतलब 131 डिग्री होने पे, ये जो इसमें टेंशन होती है वो क्या होता है, ढीला पड़ जाता है, जिसकी वजह से बॉल सीधी क्या होगा, फिर गिर जाएगा। यानी इसे क्या बोलते हैं, धागा का स्लैक होना, ठीक है, क्या बोलते हैं, धागे का स्लैक होना, ठीक है। तो यस, हाँ, इसे क्या बोलते हैं, धागे का स्लैक होना। और धागा जैसे स्लैक होगा फिर वर्टिकल सर्कुलर मोशन क्या होगा हमारा, नहीं होगा, ठीक है। लेकिन √4gl वाली वैल्यू के साथ ये टॉप तक तो पहुंच जाता है, ठीक है। इसके बाद क्या है, अगर इनिशियल वेलोसिटी हमारा √5gl से ज़्यादा या उसके इक्वल होता है, तब पार्टिकल की हर पॉइंट पे जो वेलोसिटी होती है इवन एट टॉप पॉइंट, वो कितनी हो जाती है, √5gl, ठीक है। और जब बॉडी, जब हमारे मान लो एकदम यहाँ टॉप पे पहुँच गई है, तो यहाँ पे टेंशन 0 हो जाता है, लेकिन वो स्लैक ना करके वो ऐसे गिरती है, मतलब सर्कुलर मोशन बनाती है, ठीक है। ये याद रखने वाली चीज़ है, आपको एग्ज़ाम में पूछ सकता है। क्या हो रहा है ये, जस्ट अ सेकेंड, हाँ, ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया हो, ठीक है। तो ये चीज़ थी। और एक और चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, क्या, अगर टॉप पे ऑब्जेक्ट है तो उसकी मिनिमम वेलोसिटी अगर पूछ ले कि मिनिमम कितना हो सकता है, तो मिनिमम आपका √gl हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे जब है तो उसका कितना हो सकता है, हॉरिजेंटल वेलोसिटी √3gl, और यहाँ पे कितना हो सकता है, √5gl, ठीक है। ये मैंने एक्सप्लेन किया कि कब कितना होना चाहिए जिससे वो मतलब पूरा एक वर्टिकल सर्कुलर मोशन को कवर करे। तो अगर आपको समझ ना आया हो तो आप एक बार और ये वीडियो देखिएगा, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। बट आई डोंट थिंक सो कि आपको ये दोबारा देखने की ज़रूरत पड़े, क्योंकि मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। बट स्टिल इफ़ यू फील तो आप दोबारा देख सकते हो। क्वेश्चन देखते हैं अब किस पे, वर्टिकल सर्कुलर मोशन पे। क्या है, एक बॉब है जो स्टेशनरी पेंडुलम इज गिवन अ शार्प हिट टू इम्पार्ट इट अ हॉरिजेंटल स्पीड ऑफ इतना, अरे ठीक है, सिंपल मैं बताती हूँ आपको, ठीक है। इसमें क्या है, इनिशियल वेलोसिटी दे दिया है आपको, क्वेश्चन में थोड़ा कुछ आगे पीछे लिखा है शायद कि, हाँ, इनिशियल स्पीड आपका क्या है, u इतना है, और उसने कहा है क्या,
स्ट्रिंग क्या हो रहा है, स्लैक कर जा रहा है, इसलिए टेंशन कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो थीटा एंगल निकालने को बोला है, मतलब कह रहा है एक बॉब है जिसको हम एक वर्टिकल सर्कुलर मोशन कराने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके इनिशियल स्पीड इतना है, धागा स्लैक कर जा रहा है, तो उसकी फाइनल उसका एंगल पूछ रहा है कौन से एंगल पे धागा स्लैक कर जाएगा। जब इनिशियल स्पीड इतना होगा तो टेंशन तो 0 है क्योंकि धागा स्लैक कर रहा है। ठीक है, और तो हम टेंशन वाला ही फॉर्मूला लगाएंगे क्योंकि टेंशन का दिया है। तो टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3mg cos थीटा, मैंने पीछे आपको फॉर्मूला लिखा है, प्लस m/l u स्क्वायर माइनस 2mg, स्लैक की वजह से टेंशन 0, 3mg cos थीटा प्लस m/l, u कितना दिया हुआ है √3gl और माइनस 2mg। इसको हम अरेंज करके निकालेंगे cos थीटा इतना, तो थीटा कितना आ गया हमारा माइनस का 1 cos इनवर्स माइनस का 1/3। ठीक है, सो आई होप आपको वर्टिकल सर्कुलर मोशन बहुत अच्छे से समझ आ गया हो। ठीक है, अब सबसे अच्छा, सबसे इजी और सबसे बेस्ट टॉपिक मैं आपको पावर एक्सप्लेन कर देती हूँ बहुत अच्छे से। आप इसको अप्रॉक्स 3 से 4 मिनट अच्छे से ध्यान से देख लो, इसके बाद आप पावर से रिलेटेड कोई सा भी क्वेश्चन गलत कर ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि पावर से रिलेटेड जितने पॉसिबल क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैंने 6 केस पूरे बनाए हैं। ठीक है, ये ABC और DEF। ठीक है, तो मैं 6 केसेस में जितना भी पॉसिबल क्वेश्चन बन सकता है मैंने करा दिया है, एग्जाम में जैसे भी आएगा आप कर सकते हो ईजिली। ठीक है, तो आप अच्छे से एक बार देख लो। है क्या इसमें कि पावर क्या होता है, रेट ऑफ डूइंग वर्क। ठीक है, किसी भी काम को करने की दर को क्या बोलते हैं, पावर बोलते हैं। ठीक है, तो पावर, और पावर की यूनिट क्या होती है, या तो आप जूल पर सेकेंड लिख सकते हो या फिर वॉट लिख सकते हो, दोनों ही क्या है, ऐसा यूनिट है। ठीक है, पहले क्वेश्चन पे जाते हैं हम। ठीक है, यस, द फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, कि मान लो एक कोई ऑब्जेक्ट है जो यहाँ पे था, जिसको हम 5 मीटर, ये इसकी परपेंडिकुलर हाइट है, उसको वो हॉरिजेंटली जब यहाँ पे आ जा रहा है 3 सेकंड के बाद, तो पूछ रहा है बताओ पावर क्या होगा। तो पावर का फॉर्मूला पढ़ा है मैंने, P बराबर क्या होता है, W/T। तो T तो दिया है 3 सेकंड में, लेकिन W क्या होगा, क्योंकि वो ऊपर से नीचे आ रहा है तो मैं ग्रेविटेशनल वाला फॉर्मूला लगा सकता हूँ, W = mgh। M पता है, G पता है, H पता है, रखो निकाल लो। ठीक है, आई होप समझ आ गया हो। अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ क्या है, मास है 2 kg गिवन है, इनिशियल टाइम t0 पे u इतना था, वेलोसिटी t 5 सेकंड पे u इतना था। ठीक है, बोल रहा है पावर, तो पावर इज इक्वल्स टू क्या होगा, W/T। अब क्योंकि यहाँ देखो u दिया है, वेलोसिटी दिया है, जहाँ भी वेलोसिटी आ जाए आपको समझ आ जाना चाहिए काइनेटिक एनर्जी वाला फॉर्मूला आ जाएगा, पर यहाँ तो हमें W निकालना था। तो हमने तो वर्क एनर्जी थ्योरम भी पढ़ा है ना। W = क्या होता है, KF - KI। KF क्या हो जाएगा, 1/2 फाइनल वाले का स्क्वायर और माइनस 1/2 इनिशियल वाले का स्क्वायर। ये फाइनल वाले का स्क्वायर, इनिशियल वाले का स्क्वायर, डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। टोटल का टाइम कितना है, 5 - 0। ठीक है, तो यहाँ से आपका पावर आ जाएगा। ठीक है, तो मैंने 2 टर्म अभी एक्सप्लेन किया, एक अगर हाइट के टर्म में दिया हो तो आप mgh वाला निकाल सकते हो, वेलोसिटी दिया हो तो आप KF - KI कर सकते हो वर्क डन की जगह। अब अगला देखो, अगला क्या है कि इफ़ द बॉडी स्टार्ट फ्रॉम 1 मीटर पर सेकेंड, मतलब आपका इनिशियल वेलोसिटी दिया है, ठीक है, कितना है 1 मीटर पर सेकेंड, पावर दे दिया है 3 वॉट, एक्ट फॉर 4 सेकेंड, टाइम भी दे दिया है, फाइंड फाइनल काइनेटिक एनर्जी। इसने फाइनल काइनेटिक एनर्जी बोला है, तो हमें यहाँ क्या करना पड़ेगा वर्क डन को काइनेटिक एनर्जी के टर्म में लिखना पड़ेगा। तो हमें पता है P बराबर क्या होता है, W/T, और W को हम क्या लिख सकते हैं, KF - KI। ठीक है, तो यहाँ से KF मुझे निकालना है C, और W बराबर ये भी होता है, W बराबर एक तो KF - KI होगा, और W बराबर यहाँ से ऊपर से मैं लिख सकती हूँ पावर इंटू टाइम। ठीक है, पावर गिवन है 3, टाइम दिया है 4 सेकेंड, KF 1 सेकेंड है, समझ आना चाहिए आपको, मैं ज़्यादा घचर पचर ना करूँ। यस, पावर और इसको मैंने क्या कर दिया, कंपेयर कर दिया, तो P की जगह 3, T की जगह 4 सेकेंड, KF निकालना है, KI क्या हो जाएगा 1/2 mv²। V इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ था कितना, 1 मीटर पर सेकेंड, और मास दिया हुआ 2, तो यहाँ से हमने क्या किया, KF निकाल लिया। ठीक है, तो कैसे भी दे, अगर आप जानते हो तो आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये 3 केसेस के फिनिश होते हैं, इसके बाद 3 केस और हैं, वो भी देख लो, फिर आपका क्या होता है, पावर से रिलेटेड कोई सा भी क्वेश्चन एग्जाम में बन जाए आप इजीली उसको कर सकते हो। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन और हैं। जैसे पहला क्वेश्चन देखो,
पहले क्वेश्चन में क्या है, वर्क डन दिया हुआ है, कह रहा है पावर निकालो, टाइम दे दिया है 1 सेकंड से लेके 3 सेकंड। तो हमें पता है पावर, क्योंकि 1 सेकंड से 3 सेकंड दिया है, पावर क्या होता है, वर्क डन अपॉन टाइम। ठीक है, तो वर्क डन अपॉन टाइम होता है। तो इसको दो तरीके से कर सकते हो, ठीक है, जैसे मैंने दो तरीके से करके भी दिखाया, एक बार यहाँ करके दिखाया, एक बार यहाँ करके दिखाया। क्या, पहला तो ये कर सकते हैं, हम इसे एवरेज वाले फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। पी एवरेज क्या होगा, डिफरेंस इन वर्क डन डिवाइडेड बाय डिफरेंस इन टाइम। डिफरेंस इन वर्क डन क्या होगा, वर्क डन दिया हुआ है, टी बराबर 1 रखने पे W1 मिल जाएगा, टी बराबर 3 रखने पे W2 मिल जाएगा। तो W2 माइनस W1, T2 माइनस T1 रखा, निकाला, यहाँ से क्या आ जाएगा, पी एवरेज आ जाएगा। ठीक है, अगर एवरेज पावर निकालने को कह रहा है तब। पर इन केस मैं अगर इसे दूसरे तरीके से करूँ, मतलब डायरेक्ट पावर निकालूँ, तो मैं इसे ऐसे कर सकती हूँ, क्योंकि ये टी का फंक्शन बन रहा है। तो P इज इक्वल्स टू डी ओवर डी टी ऑफ वर्क डन, यानी जो वर्क डन दिया है उसे मैं टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर सकती हूँ। तो उसको डिफ्रेंशिएट करूँगी तो क्या बन जाएगा, 3t² को डिफ्रेंशिएट करेंगे 6t बन जाएगा, 2t को करेंगे 2 बन जाएगा, 4 को करेंगे 0 बन जाएगा। और इसमें t बराबर 1 सेकंड पे निकालना था, तो क्या हो जाएगा, t बराबर 1 रखेंगे तो आएगा हमारा इतना। तो आपको क्या समझ में आता है, अगर हमें इंटरवल दिया है t बराबर 1 से t बराबर 3 सेकंड तक, तो आप पी एवरेज निकालते हो, लेकिन एक पर्टिकुलर पॉइंट दिया है तो आप डिफरेंशिएट करके डायरेक्ट इंस्टेंटेनियस निकाल सकते हो। ठीक है, और लास्ट है आपका क्वेश्चन पावर पे बेस्ड, कि अगर ग्राफ दे दिया हो तब क्या करोगे। देखो, P बराबर क्या होता है, डी ओवर डी टी ऑफ W, और ये होता क्या है, स्लोप होता है। तो अगर हमें ये क्वेश्चन गिवन है, कह रहा है एट t बराबर 1 सेकंड पे हमें क्या निकालना है, पावर निकालना है, तो ठीक है निकालते हैं। t बराबर 1 कहाँ आ रहा है, ये आ रहा है, और यहाँ पे वर्क डन का ग्राफ क्या है, स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन का स्लोप क्या होता है, 0 होता है। इट मीन्स व्हाट, कि t इज इक्वल्स टू 1 सेकेंड पे हमारा जो पावर आया वो कितना आया, 0 आया। ठीक है, सिमिलरली मैं कुछ और करके देख लेती हूँ, मान लो जैसे कि t इज इक्वल्स टू 3 सेकेंड पे। ठीक है, वहाँ पे अगर पूछे क्यों, क्योंकि वहाँ स्ट्रेट लाइन तो नहीं बन रही है ना, वहाँ पे स्लोप मिल रहा है हमें। तो t इज इक्वल्स टू 3 सेकेंड पे क्या हो जाएगा, स्लोप वो कितना आएगा हमारा, माइनस का 10 अल्फा। ठीक है, माइनस का 10 अल्फा बनेगा। स्लोप क्या होता है आपका, 10 अल्फा ही होता है, लेकिन ये अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए कितना आ जाएगा, माइनस का 10 अल्फा। 10 अल्फा क्या होता है आपका, परपेंडिकुलर मीन्स 3, और ये बेस जो कि कितना है, 2, तो 2, तो कितना हो गया आपका पावर, माइनस का 3/2 वॉट। ठीक है, तो ये आपका पावर से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन पॉसिबल था, चाहे वो किसी भी तरीके से आए, आप इजीली निकाल सकते हो। तो प्लीज़ इन्हें अच्छे से याद रखना। ठीक है, मैंने इन्हें एक जगह इसे ब्रीफली एक्सप्लेन करने की कोशिश की है विद क्वेश्चंस, तो आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। ये आपका लास्ट टॉपिक है। ठीक है, इसके बाद ये हमारा सेशन कंप्लीट होता है। इसके बाद आपका वर्क एनर्जी और पावर जो चैप्टर है या यूनिट है सिलेबस में, ठीक है, वो फुल्ली कंप्लीट होता है। ये आपका UKPSC में भी है, बाकी KVS NVS में तो है ही, आप अपना सिलेबस चेक कर सकते हो। EMRS में भी है, सेम ही चीज़ होती है। फिजिक्स का जो लॉ है वो लॉ ही रहेगा, वो बदल नहीं जाएगा। ठीक है, और जो कॉन्सेप्ट है वो 2+2 4 ही रहेगा, 5 नहीं हो जाएगा। तो आपको अपने कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना, क्वेश्चंस पे ध्यान देना। अगर आप 1-2 एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो साथ में, तो आप एक ही कंटेंट फॉलो करो, उसे अच्छे से प्रिपेयर करो एंड गिव योर बेस्ट, कि आपका लास्ट अटैम्प्ट हो और इसके बाद आपको ना करना पड़े। बार बार एक ही चीज़ को पढ़ना इज़ नॉट अ गुड थिंग। अपना और अपने घर वालों का समय बर्बाद नहीं करना। सो लेट्स गो। कोलिजन क्या होता है आपका, कोई भी दो ऑब्जेक्ट, ठीक है, जो एक दूसरे से मतलब टकराने के बाद या तो वो दूर दूर हो जाएं एक पर्टिकुलर वेलोसिटी से, या फिर चिपक जाएं। ठीक है, तो इलास्टिक कोलिजन क्या होता है कि अगर ऐसा कोलिजन जिसमें मोमेंटम और एनर्जी क्या रहती है, हमारी मोमेंटम और एनर्जी क्या रहती है, कंजर्व रहती है, वो इलास्टिक कोलिजन होती है। इन इलास्टिक कोलिजन क्या होता है, एक ऐसा कोलिजन जिसमें मोमेंटम इज़ कंजर्व बट काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होती है। ठीक है, और परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन क्या होता है, जिसमें काइनेटिक एनर्जी लॉस्ट हो जाती है। ठीक है, और जो रिजल्टिंग बॉडी जो कोलाइडल वाले दोनों होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, चिपक जाते हैं, स्टिक कर जाते हैं, उसे क्या बोलते हैं, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। ठीक है, सिलेबस में आपका गिवन है 1D 2D। सो लेट्स गो 1D 2D के साथ।
1D में क्या होगा हमारा, देखो 1D में दो तरीके की चीज़ें होंगी, एक इलास्टिक कोलिजन और एक इनइलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन में क्या होगा, मान लो आपका एक ऑब्जेक्ट m1 है, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट m1 है, एक m2 है, ये u1 वेलोसिटी से जा रहा है, ये u2 वेलोसिटी से जा रहा है। तो ये टकराने के बाद मान लो m1 वाला v1 से जाने लगा, m2 वाला v2 से जाने लगा, ठीक है। तो मैंने ये दो फार्मूले आते हैं इसमें, ठीक है, क्या v1 इज इक्वल्स टू m1 माइनस m2 अपॉन में m1 प्लस m2 u1 प्लस 2m2 अपॉन में m1 प्लस m2 इंटू में u2, ठीक है। ये v1 का फॉर्मूला आता है। v2 का फॉर्मूला क्या होता है, 2m1 ओवर m1 प्लस m2 u1 प्लस m2 माइनस m1 अपॉन में m1 प्लस m2 मल्टीप्लाइड बाय u2, ठीक है। ये जो दोनों फार्मूले हैं ये कहाँ से आए हैं, मैंने बेसिक फार्मूला लगाया। जैसे कि हम जानते हैं इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है, इलास्टिक कोलिजन में मोमेंटम कंजर्व और काइनेटिक एनर्जी कंजर्व। मोमेंटम में क्या होगा, इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी, ठीक। और यहाँ ध्यान देने वाली चीज़ ये भी है कि अगर दोनों मासेस को हम सेम कर दें तो जो v2 होता है वो u1 के इक्वल आने लगता है, ठीक है। ये इलास्टिक कोलिजन के लिए था। सेम इसी तरीके से इनइलास्टिक कोलिजन में क्या होगा, इनइलास्टिक कोलिजन में क्या होता है, जहाँ बॉडी मान लो ये m1 थी, v1 से जा रहा था, m2 था जो v2 से जा रहा था, तो ये टकराने के बाद क्या हो गए, दोनों सेम वेलोसिटी v से अगर जाने लगे तो इस केस में जो v का फॉर्मूला आता है वो क्या होता है, m1 v1 प्लस m2 v2 अपॉन में m1 प्लस m2, ठीक है। तो ये आपका इनइलास्टिक कोलिजन था, ठीक है। तो ये यहाँ से आपका इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन कंप्लीट होता है। फॉर्मूले ध्यान दो, ठीक है, फॉर्मूले ध्यान दो, एग्जाम में फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन आएगा और बाकी ये थ्योरी पे बेस्ड आएगा जो मैंने आपको बता ही दिया है, ठीक है। इसके बाद आपका क्या बचता है, यस, ओह अच्छा, 2D वाला कोलिजन शायद मैंने नोट्स में लिया नहीं है, PDF में, तो वो रह गया है। तो ये आपका पूरा क्या होता है, कंप्लीट होता है। बस 2D वाला कोलिजन है, तो वो एक टॉपिक है, वो या तो आप खुद देख सकते हो या आपको अगर चाहिए होगा तो आप कमेंट कर देना, मैं वो भी अगले वीडियो में 5 या 10 मिनट में बना दूँगी। तो आई होप आपको समझ आया हो। चैप्टर इजी है पर हाँ इसमें फॉर्मूले बहुत सारे हैं, थ्योरी है, एक एक चीज़ पे बहुत अच्छे से ध्यान दो, एक एक पॉइंट पे बहुत अच्छे से ध्यान दो और अच्छे से कर लो। बार बार मत टाइम वेस्ट करो, अपनी थ्योरी रोज़ रिवाइज करो, एक दो जगह फॉलो करो। अगर आप कहीं ऑलरेडी कहीं फॉलो कर रहे हो तो वहीं फॉलो कर लो, या फिर आपको ये अच्छा लग रहा है तो आप ये छोटा वीडियो ही मैं बनाने की कोशिश करती हूँ कि अप्रॉक्स 1 घंटे में सब कवर हो जाए, ठीक है। तो आई होप सो सब 1 घंटे में कवर हो गया होगा, ताकि आपको टाइम वेस्ट क्यों ही करना हो रहा है, 4 घंटे की वीडियो क्यों बनाऊँ मैं इधर उधर का। और ये इसलिए मैं हैंड रिटन नोट्स ले आती हूँ, क्यों, क्योंकि मुझे ये लिखूँ मैं फिर पढ़ाऊँ तो उसमें टाइम लग जाएगा। वो ये आराम से फिर 1 घंटे की वीडियो 4 घंटे में जाएगी, क्योंकि ये सब पूरा इतना लिखना फिर वापस आपको समझाना इज़ अ बिग थिंग, ठीक है। इसलिए मैं प्रॉपर हैंड रिटन नोट्स तैयार करती हूँ पहले, इसलिए इसमें टाइम भी लगता है मुझे, ठीक है। पूरा सिलेबस के अकॉर्डिंग हैंड रिटन नोट्स तैयार करती हूँ, फिर PYQ जितना पॉसिबल होता है ले पाती हूँ, सो दैट कि वीडियो लेक्चर भी ज़्यादा लंबा ना हो। तो यस, आपको PYQ अगर चाहिए हो तो मैं उसका अलग से बना दूँगी, बाकी जितने पॉसिबल हो सकते हैं मैंने उसे कवर करने की कोशिश की है। एंड आप अच्छे से तैयारी करो। आई होप ये आपका लास्ट अटैम्प्ट हो। बाकी सी यू सून इन द नेक्स्ट लेक्चर विद द न्यू टॉपिक एंड थैंक यू सो मच।